Okay, shall we start? Okay. Hey guys, good morning, good afternoon, good evening everyone. आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि लास्ट जो लेक्चर था अपना इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड the next chapter we are going to learn about is the chapter number 5, which is rural development in India. Okay, so प्लीज कमेंट करते जाना. उससे मुझे रिस्पॉन्स पता चलता है. आर यू लाइकिंग द लेक्चर, आर यू वॉचिंग द लेक्चर, राइट? प्लीज कमेंट करते जाना, लाइक करते जाना, वीडियो को शेयर करना, राइट, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में. ओके, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गो टुवर्ड्स आवर चैप्टर. ओके, so what was the name of the chapter? Yeah, so the name of the chapter is rural development in India. So रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या, राइट? अभी महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में हमने सीखा, राइट? सो एज अ होल हमने महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में सीखा. सो उसी में ही जो डेवलपमेंट है, पहले हम डेवलपमेंट के बारे में. डेवलपमेंट मतलब क्या? किसी चीज को आगे ले जाना या फिर अपग्रेड कर देना. बट जैसे हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में एक बात सुनी थी, जैसे अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट का लेक्चर फर्स्ट क्यों नहीं है? बिकॉज जो रूरल डेवलपमेंट है वो प्रेफरेंशियल है हमारे लिए, राइट, रादर देन अर्बन डेवलपमेंट. क्योंकि अर्बन एरियाज आर मोर डेवलप्ड देन रूरल एरियाज, सो हमें रूरल एरियाज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. दैट्स व्हाई द चैप्टर ये आता है हमें, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. सो क्या क्या कहता है इंट्रोडक्शन में? इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी, राइट? हमारे देश में ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आता है, राइट? कृषि प्रधान देश है. सो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो लोग रहने वाले हैं वो प्रीडोमिनेंटली कहाँ से, प्रीडोमिनेंटली इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? तो वो है रूरल इकोनॉमी है. इंडिया की इकोनॉमी प्रीडोमिनेंटली कैसी इकोनॉमी है? वो है एक रूरल इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें पहले किस बारे में देखना चाहिए? रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखना चाहिए. सो व्हाट्स द नेक्स्ट लाइन सेज? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट, राइट? इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस. ओके, इंडिया कहाँ बसता है? गांव में बसता है. ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, राइट? द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट. वो एक छोटा पार्ट है किस चीज का? ऑफ द ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट. ये जो डेवलपमेंट है उसका एक सबसेट है, उसका एक अंदरूनी हिस्सा है. किसका अंदरूनी हिस्सा है? वो डेवलपमेंट का अंदरूनी हिस्सा है जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट. ओके, सो द टर्म रूरल डेवलपमेंट connotes ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज विद अ व्यू टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्या क्या इंप्रूव करना चाहती है वो? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने पे जिसका ध्यान हो, राइट? तो उसे क्या कहेंगे हम? डेवलपमेंट कहेंगे, राइट? क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. और अगर वो रूरल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे तो दैट विल बी टर्म्ड एज रूरल डेवलपमेंट. ओके, so according to 2011 census, the country's rural population is 83.25%. 83.25 crore, I'm sorry, 83.25 crore, that is 68.8% of टोटल पॉपुलेशन. ओके, 2011 के सेंसस के मुताबिक 68.8% या फिर उससे ज्यादा लोग जो कि है वो रूरल पॉपुलेशन है. ओके, देयर हैज बीन अ वाइड कंसेंसस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिवेट द पॉवर्टी. वो क्या होनी चाहिए? इंक्लूसिव होनी चाहिए, राइट? सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव, किसी को सर्टन फैमिली को आगे बढ़ाना, सर्टन बिजनेसेस को आगे बढ़ाना, सर्टन पीपल को ज्यादा फेवर देना, पैसे वाले को ज्यादा फेवर देना, गरीबों को नजरअंदाज करना. इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव. बट हमें कैसे जाना है? इंक्लूसिव जाना है, सबका साथ सबका विकास. ऐसा है क्या किसी एक दो फैमिली का ही विकास हो रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सबका साथ सबका विकास होना चाहिए. सो इट शुड बी इंक्लूसिव and sustainable in order to elevate the property and sustainable.
हमने विकास कर दिया, अच्छी रोड बांधी, तो 1 साल अच्छे से वो रोड टिकी, उसके बाद वो रोड का क्या हो गया, खड्डे पड़ गए, बिखर गई वो रोड, टूट गई वो रोड। तो इससे क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं। तो इट शुड बी सस्टेनेबल, वो प्रदीर्घ काल तक रहनी चाहिए, राइट। इट शुड लास्ट लॉन्ग। सो इससे क्या होगा, पावर्टी जो है एलिवेट हो जाएगी। ओके, so rural development, main point, rural development, the concept of rural development was born in the context of agriculture, and it remained for the long time with agricultural development in India. पहले क्या होता था, कंसेप्ट, जो ये रूरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से इजाद हुआ है, राइट। वो इजाद हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरली अगर कोई डेवलपमेंट होना चाहिए तो उसे क्या कहते थे पहले, रूरल डेवलपमेंट कहते थे, राइट। बट अभी उसका कॉन्टेक्स्ट बढ़ गया है, राइट। पहले इतना ही कॉन्टेक्स्ट था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तक, बट अभी विलेज इंडस्ट्रीज का आ गया है कॉन्सेप्ट, सर्विसेज, एजुकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को या फिर जो इकोनॉमिस्ट है उन्हें पता चल गया है कि जैसे जो एग्रीकल्चरली हम डेवलप करेंगे तो यूनिडायरेक्शनली जो है वो डेवलप होगा, बट हमें पूरे गांव को फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, जब अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पर ध्यान न देते हुए इंडस्ट्रीज पर, सर्विसेज पर और एजुकेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल हो सकती है, राइट। सो एग्रीकल्चर में क्या आता है, मैकेनाइजेशन, मशीनाइजेशन या मैकेनाइजेशन हम कहेंगे, जैसे ट्रैक्टर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। ट्रैक्टर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए रादर देन बैलगाड़ी से अगर हम खेत जोते, या फिर जो हल होता है जो बैल को लगाकर हम खेत जोतते, अगर वैसे करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, राइट। सो मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूसेज होना चाहिए। हाई यील्डिंग सीड्स, बेटर सीड्स फार्मर्स को मिलने चाहिए, प्रोडक्टिव सीड्स, या फिर हम जो है या फिर कोई फॉर एग्जांपल अदरक लगाते हैं, राइट, तो उसे कोई केमिकल्स में धोया जाता है, नेचुरल या फिर गुड केमिकल्स में धोया जाता है, उससे क्या होता है, उस पर जो फंगस वगैरह लगा रहता है वो निकल जाता है। ओके, सो वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाता है। अगर हम वैसे ही लगाएं बिना केमिकल का यूज किए या फिर बिना फर्टिलाइजर या कुछ उनका यूज किए, तो क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, कोई जो सीड्स है वो अच्छे से उग नहीं पाते। सो हाई यील्डिंग सीड्स, अच्छे प्रकार के सीड्स या फिर फर्टिलाइजेशन, यूरिया वगैरह का यूज। क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट मतलब कम से कम दाम में एग्रीकल्चरल लोन मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट में किसानों को मदद होनी चाहिए, लाइक मंडीज में अगर दूर जाकर वो अगर सेल नहीं कर पाते तो वो अपने नजदीकी मंडी में जाकर सेल करे और वो माल जाकर बड़े बड़े शहरों में पहुंचे, राइट। सो ट्रांसपोर्ट अच्छे से होना चाहिए, लोन अच्छे से मिलना चाहिए। ओके, एंड मार्केटिंग, जैसे क्रॉप्स का जो सेलिंग है, राइट, जैसे फार्म टू मार्केट रहता है, कोई रहते हैं डायरेक्ट फार्म टू मार्केट, लाइक सम कंपनीज आर देयर हु डू मार्केटिंग। सो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा, जिससे क्या होता है, जो रूरल एरियाज है, मिडलमैन के हाथ में पैसे ना जाते हुए डायरेक्टली रूरल एरियाज में क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो मार्केटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। उसमें एक पॉइंट ऐड हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। इसका एक एग्जांपल ले लूंगा मैं, जैसे एक गांव में जो है आचार पापड़ बनाते थे, कुछ महिला उद्योग आचार पापड़ बनाते थे, एंड वो गांव के गांव में ही बेचते थे, राइट। पहले वो रेस्ट्रिक्टेड थे टिल देयर विलेज, वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड थे, विलेज। बट जब मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे अमेजोन वगैरह आया, सो उन्होंने क्या किया, उनके गांव के सरपंच ने या फिर उनके महिला उद्योग ने ट्रेनिंग ली, राइट। मास प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली, टेक्निकलिटीज की किसी कोई लेडीज को ट्रेनिंग दे दी, एंड उन्होंने क्या किया, उनका प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर ब्लिंकिट वगैरह पर रजिस्टर कर दिया, राइट। एंड उन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन किया उनके प्रोडक्ट का, राइट। पैकेजिंग अच्छे से की,
लिस्टिंग अच्छे से की एंड मार्केटिंग अच्छे से की। सो जो ये विलेज विलेज में होता था, आज वो कहाँ तक पहुंच गया है, बड़े बड़े सिटीज तक उनका जो है प्रोडक्ट पहुंच गया है, जो गांव का प्रोडक्ट था पहले। सो विलेज इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन। जब हम रूरल डेवलपमेंट में एजुकेशन की बात करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, वो इट इज नॉट लिमिटेड टू द स्टूडेंट्स। वो सिर्फ जो है बच्चों तक, जो बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं उन तक सीमित नहीं होती है। वो कहाँ तक जाती है, फार्मर्स को अच्छे से शिक्षा देना एप्स के बारे में, या फिर नए नए क्लाइमेट एप्स के बारे में, गवर्नमेंट जो एप्स बनाती है राइट फॉर फार्मिंग उनके बारे में, टीवी चैनल्स के बारे में, यूपीआई पेमेंट्स, कैसे अपने माल को आप अच्छे अच्छी जगह पर लिस्ट कर सकते हो, कैसे आप टाई अप कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो ये जो टेक्निकल चीजें है, ये स्किल है, एग्रीकल्चरल चीजें है, ये मेरी जमीन इस जगह पर है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा सीड है, उसके बारे में जो शिक्षा लेनी है। या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटीज भी हो, राइट, बड़े बड़े कॉलेजेस हो, तो उससे क्या होता है, वो उस लड़के को गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करने के बजाय वो खुद अपने गांव में रहकर पढ़ाई कर सकता है, अपने फादर को एग्रीकल्चर में मदद भी कर सकता है। एंड सर्विसेज, लाइक अगर हम जैसे हम सुनते थे नहीं कि अपने पापा से या फिर अपने दादाजी से कि हॉस्पिटल्स के लिए उन्हें 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था गांव से, दैट टू ऑन सम बैलगाड़ीज और समथिंग। सो हॉस्पिटल्स गांव में बांधे जाए, राइट। फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर कैसे होगा, जैसे अगर बच्चे को एजुकेशन के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़े, राइट, या फिर फैमिली को कोई छोटी छोटी बीमारियों के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े, या फिर बहुत सारी सुख सुविधाएं रहती है, रेस्टोरेंट्स या फिर थिएटर वगैरह ले लो। सो ये सब चीजें अगर गांव में अवेलेबल हो जाएगी तो फैमिली वेलफेयर अपने आप हो जाएगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है। बैंक जो है, बैंक के काम के लिए शहर जाना पड़ रहा है तो उसकी जरूरत न पड़ते हुए एक ब्रांच बैंक का जो है वो गांव में उपलब्ध हो। कम्युनिकेशन की जो सेवाएं है, राइट, नेटवर्क अच्छे से मिले, इंटरनेट सेवा अच्छे से मिले, जिससे क्या होता है ये सब चीजें करने में, जो इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल स्किल्स जो है ये करने में इस चीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो कम्युनिकेशन जो सर्विस है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, किसमें, जो मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल स्किल्स, राइट, टेक्निकल चीजें है, स्किल रिलेटेड चीजें, उससे करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, राइट। सो डिड यू गेट ऑल दोस पॉइंट्स? आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया? जो डेफिनेशन है यहाँ पर, आई गेस आपके बुक में डेफिनेशन का स्पेलिंग DEFINITION, डेफिनेशन जो है वर्ल्ड बैंक ने क्या दी है रूरल डेवलपमेंट के बारे में। सो आओ लेट्स रीड इट, अलग पेन से पढ़ेंगे आज ये वाला। हाँ, सो रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी। क्या है? इट इज अ स्ट्रैटेजी। रूरल डेवलपमेंट एक स्ट्रैटेजी है जो डिजाइन की है किसके लिए? इंप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल लाइफ। ये इससे इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा, इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा, इससे सोशल फायदा हो जाएगा, इससे सोशल फायदा हो जाएगा, इससे इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा। सो रूरल डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को इंप्रूव करने का जो स्ट्रैटेजी है, इंप्रूव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी जैसे डिजाइन होती है उसे क्या कहते हैं? रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ओके, सो यहाँ पर इकोनॉमिक्स दोनों चीजों पे ध्यान देती है, सोशियो इकोनॉमिक चीजों पे ध्यान देती है, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक चीज ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ये कौन से लोगों पर ध्यान देती है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो हु आर दो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल? The rural poor, that is the rural poor. Okay, so rural development involves extending the benefits of development to the poorest among those who seek livelihood in the rural areas. The group includes क्या include करते हैं? small scale farmers, tenant and landless, जो आधा एकड़ में 1-2 गुंठा वगैरह में खेती करते हैं, राइट। सो वो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके ऊपर पहला ध्यान जाना चाहिए, जो
यू नो आई मीन रेंट पे लेके फार्मिंग करते हैं या फिर रेंट पे रहते हैं उस इलाके में, उन पे पहले ध्यान देना चाहिए। जो लैंडलेस फार्मर्स है, जिनके पास जमीन नहीं है, राइट, जो लैंडलेस फार्मर्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मर्स हम कह सकते हैं उन्हें, सॉरी गाइस, जो लैंडलेस पीपल है, ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। ओके, extending the benefits of the development to the poorest among those who seeks livelihood in the rural areas। उन तक पहुंचने चाहिए अपनी जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ अमीरों तक ना सीमित रहते हुए जो गरीब जन है, जो लैंडलेस पीपल है, टेनेंट्स है, स्मॉल स्केल फार्मर्स है, उन तक हमारी योजना पहुंचनी चाहिए। तब हमारा क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, राइट। सो रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एंड सर्विस सेक्टर है। ओके, so let's move to the agricultural sector। The rural population in India is classified into एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो रूरल पॉपुलेशन है अपनी, उसे हम प्राइमरीली कहाँ देखते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में रहेगा, वो फार्मर्स रहेंगे या फिर अलाइड एक्टिविटीज से जुड़े हुए रहेंगे, राइट। has been classified into agricultural sector which is subdivided into agriculture and allied activities, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। allied activities मतलब जो डेयरी फार्मिंग है, फिशरीज एंड animal husbandries and all those things, it is included in allied activities, right? Do you get it? recall हो रहा है आपको? Okay, so which has been subdivided into agricultural and allied activities। agriculture consists of small, marginal and large farmers, right? हर प्रकार के फार्मर्स को कंसिस्ट करता है एग्रीकल्चर। एंड अलाइड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्लांटेशन फॉरेस्ट्री मतलब जो फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट उगाते हैं, टिम्बर का फॉरेस्ट उगाते हैं, बाद में टिम्बर सेल करते हैं, या फिर चंदन के पेड़ होते हैं, या फिर नीम के पेड़ होते हैं, बबून के पेड़ होते हैं। सो फॉरेस्ट्री, इट्स कॉल्ड एज फॉरेस्ट्री। फिशरी मतलब जो कि है फिश फार्म्स रहते हैं, राइट। एक कुआ दिया जाता है सरकार की वजह से, कुएं के लिए सब्सिडीज मिलती है, उसमें फिश फार्मिंग होती है। डेयरी का आपको अच्छे से पता होगा, मिल्क प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। एंड हॉर्टिकल्चर कंसिस्ट ऑफ लाइक फ्रूट्स को उगाना, या फिर फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, राइट। ये पिछले चैप्टर में हमारा अच्छे से हुआ है, आपको रिकॉल हो रहा है क्या? एंड द सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। Second sector is industrial sector। So what is industrial sector? Let's look into it। Industrial sector is defined as economic activity concerned with processing of raw material and manufacture goods in factories। So एक इसका easy example ले ले तो जो कॉटन रहता है उसका प्रोसेसिंग करते हैं, जो रॉ मटेरियल कॉटन है उसका प्रोसेसिंग करके उससे क्लॉथ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एक गुड। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, राइट। इंडस्ट्रियली इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से, जो रूरल ऑक्यूपेशन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जैसे लिज्जत पापड़ जो है, जो पहले एक रूरल इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता था, राइट। कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता था, आज वो बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बिजनेस करके उभरा है, राइट। सो दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, लाइक आचार पापड़ बनाते हैं, या फिर स्विंग रहता है, सिलाई मशीन का काम रहता है। ओके, सो ऑल दोज रूरल एक्टिविटीज, रूरल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कोई शुगर से शुगर केन बनाने की फैक्ट्री होती है, आई मीन शुगर बनाने की फैक्ट्री होती है, वो किससे बनता है? शुगर केन से बनता है, राइट। शुगर केन से शुगर बनाना होगा। ये जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो कहां पर आती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है, विच कम्स अंडर रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर।
Okay, the third one is service sector. This service sector is termed as tertiary sector. Okay, tertiary मतलब थर्ड वन, यू नो रैंकिंग में जो थर्ड वाला आता है, राइट, उसे हम रैंक वाइज क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर, which involves provision of services to businesses as well as final consumer. किसी बिजनेस को सर्विस देना या फिर फाइनल कंज्यूमर को सर्विस देना, जैसे हमने जियो का एग्जांपल लिया था, you know, Jio fiber, you know, you also as a consumer can use it, and big businesses also use Jio fiber, but at a higher level, right? The service sector, termed as tertiary sector, involves provision of services to businesses as well as final consumers, such as accounting service, tradesmanship like mechanic, plumber services, right, computer services, restaurant, tourism, etc. The the service sector has been further classified into traders as wholesalers या फिर retailers जो होते हैं, you very well know wholesaler, जो wholesale की दुकान रहती है, right, wholesale में जिनसे retailer purchases from the wholesaler, retailers भी आते हैं जो traders में, transport operators, professional and technical people, right. जो है service sector, it's a wider concept, anything which is anything which serves business as well as final consumers by the service, any act, जो intangible होता है, right, anything which is not goods, it's services, जो हमारे बेसिक्स में हुआ था, right. So service is the vast concept. So उसमें क्या क्या आता है, मैकेनिक, प्लम्बर सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे जस्ट नाम ले लिए। सर्विस सेक्टर का आपको बहुत अच्छे से अंदाजा आ गया है, राइट। जस्ट एग्जांपल से भरा हुआ पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो रूरल डेवलपमेंट की हमने एक टोटल जानकारी ली है। अभी लेट्स सिलेक्टिवली हम रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो इंडिया में जो रूरल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, राइट। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज initiated by the government as well as the non-government level. Appropriate strategies for rural development will lead to economic growth and development of the country. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट है इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट है वो इनिशिएट करने के लिए, इंडिया को रूरली डेवलप बनाने के लिए बहुत सारे प्लान्स या फिर पॉलिसीज या फिर स्ट्रैटेजीज जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है अपनी तरफ से भी, एंड जो नॉन गवर्नमेंट लेवल पे जो उनके मशीनरीज है उनका भी यूज करते हुए जो रूट लेवल तक पहुंचने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है। अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज will for rural development will lead to economic growth and development of the country. जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमने जो डिफरेंस बिटवीन भी सीखा था, आपको याद आ रहा है, भूलना नहीं है आपको, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पे हमारे देश को लेके जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? रूरल डेवलपमेंट जो है वो क्यों होना जरूरी है, राइट, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? रूरल डेवलपमेंट अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, राइट। सो ये हमें यहाँ पर सीखने मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। व्हाट इट सेज? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब जो हमारे यहाँ पर कचरा की गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी आती है, जो स्वीपर्स होते हैं, जो क्लीनिंग वाली गाड़ियां रहती है, आपने जो ट्रक्स वगैरह देखे रहेंगे उनको सारा मैकेनिज्म लगा रहता है, ब्रशर्स लगे रहते हैं, वॉशर्स लगे रहते हैं, राइट। जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ओके, फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन। सो सैनिटेशन में भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे वो पहले मच्छर वगैरह होते थे, उससे डेंगू होता था। सो वी यूज्ड टू कॉल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्मॉगिंग द एरिया। फिर वो एक धूर करने वाली, राइट, बहुत सारा धुआं होता था, वो आदमी आता था धुआं वगैरह करके जाता था। वी कैन टेक इट एज एन एग्जांपल फॉर हाइजीन, राइट। हाइजीन के लिए एग्जांपल ले सकते, जैसे मलेरिया वगैरह होना टल सकता है, राइट।
अलग अलग प्रकार के क्लीनलीनेस ड्राइव्स या फिर क्लीनलीनेस जो सुविधाएं रहती है गवर्नमेंट ने देनी चाहिए. द सेकेंड पॉइंट comes here is providing safe drinking water. What is providing safe drinking water? जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसमें से वाटर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट म्यूनिसिपल लेवल पे रहता है, बट एट रूरल लेवल जो पानी की टंकी होती है, आपने कभी देखा होगा बड़ी सी जैसे गोल 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 उससे सीढ़ियां रहती है. इट लीड्स टू पानी का टंकी ऊपर जो रहता है, जो वाटर टैंक है उसका अवेलेबिलिटी हो, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा पानी आ जाए, राइट. सो वाटर टैंक की सुविधा हो जिससे पूरे गांव में पानी आ जाए, राइट. तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना भी जरूरी है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज. जो हॉस्पिटल्स है या फिर हम कहेंगे रूरल लेवल पे कोई एक दवाखाना ही हो, राइट, कोई क्लिनिक वगैरह, प्राइमरी लेवल पे कोई क्लिनिक एंड ऑल, वो प्रेजेंट रहना चाहिए, वो फैसिलिटीज देनी चाहिए, राइट. दिस वुड लीड टू इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल. यहाँ इससे इकोनॉमिक लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट है नहीं, बट इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो सोशल एस्पेक्ट है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ रूरल पीपल. सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी thing, that is public health and sanitation. So let's move to our second point, which is also the most important point, that is literacy rate in rural areas, that which says that education is also an important and integral part of rural development. And जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब हम रूरल डेवलपमेंट में एजुकेशन की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, तो हम यू कांट स्टे स्टक ओनली टिल द किड्स, द students, right. We have to think at a broader level, like किसानों का एजुकेशन, महिलाओं का एजुकेशन, जो बड़े लोग हैं या फिर बड़े लोग हैं तभी उन्हें सीखने की जो चाह है, राइट, उनका एजुकेशन. लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज. उससे क्या होता है, आप सिविक सेंस आपकी डेवलप हो जाती है एंड आप अच्छे से एजुकेशन लेके इकोनॉमिकली आप एलिजिबल हो जाते हो नौकरी पाने के लिए. उससे अगर आपको सैलरी वगैरह मिलती है, सो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, राइट. हाउएवर देयर इज अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन लिटरेसी. ऑब्वियस सी बात है, राइट. अर्बन में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बट वैसे ही या उस स्तर पे जो है अर्बन एरियाज, आई मीन रूरल एरियाज पे उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती है. सो द पीपल हु चूज टू स्टे in the villages themselves, who don't opt to go towards the cities, उन्हें खेती करनी अच्छी लगती है. सो उनके जो एजुकेशन में क्या होता है, कमी पड़ जाती है, कमी खलती है. सो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल्स, राइट, एट ऑल लेवल्स. ये ऑल लेवल हम अर्बन रूरल भी ले सकते हैं या फिर एज वाइज भी हम ले सकते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. ओके, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. What this point says, rural development helps to reduce gender disparity, right. जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में लड़कियों के शिक्षण के बारे में भी हम बात करते हैं, राइट. उनके जो शादी की उम्र है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, जल्दी उनकी शादी नहीं की जाए, राइट. फिर उनको भी बिजनेस का या फिर पैसे कमाने का समान अधिकार मिले, राइट. मीट द डाइवर्स नीड्स in the rural women as well as encourage their participation in community development programs. जैसे हम कह सकते हैं, राइट, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर कोई चिट फंड हो या फिर कोई एक हम क्या कह सकते हैं, एक गांव के लेवल पे अगर कोई प्रोडक्शन हो किसी चीज का, तो उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लेना चाहिए. उससे क्या होता है, वुमेन का एम्पावरमेंट होता है. अगर हर चीज में हमने डेवलपमेंट कर ली, बट उस गांव की महिला, उस गांव की जो वुमेन है वो पीछे रह जाए,
जेंडर अनइक्वालिटी रहे, उन्हें कमाने का सही से मौका ना मिले, उन्हें जो कम्युनिटी है उसमें जो डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का अच्छे से मौका ना मिले, तो दैट डेवलपमेंट इज नॉट कॉल्ड एज ओवरऑल डेवलपमेंट. सो दैट्स व्हाई एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज also most important part, right? Moving forward, enforcement of law and order most, like ये तो चीज होनी ही चाहिए, राइट? नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई भी किसी की भी जमीन हड़प लेगा, कोई भी किसी का भी अनाज चोरी करके ले जाएगा, और इससे भी बदतर चीजें हो सकती है अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो. सो लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत जरूरी है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज एडवांटेज्ड ग्रुप. कोई गरीब है या फिर कोई कमजोर है, उसे कोई शक्तिशाली आदमी या पैसे वाला आदमी दबा के ना रखे, राइट? उसके राइट्स को दबा के ना रखे, उसकी जो इक्वल इच्छा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की, वो वहां पर दबी ना रह जाए. उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, राइट? कोई पैसे वाला आदमी होगा या फिर वो कुछ चीजें खरीद कर या फिर बहुत महंगे दामों पर खरीद कर या फिर उसके होर्डिंग करके गरीबों के लिए महंगा बेचे या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करे, उसके लिए उसे सजा होनी चाहिए. और उसे सजा कौन करेगा? लॉ एंड ऑर्डर. तो लॉ एंड ऑर्डर का एनफोर्समेंट होना भी उतना ही जरूरी है, राइट? पुलिस स्टेशन हो गांव में या फिर गांव लेवल पे राउंड हो जाए, जो पुलिस का राउंड्स वगैरह होते हैं, जो सिटी एरिया में बहुत ज्यादा स्तर पे होते हैं, वैसे ही गाँव में भी जो एनफोर्समेंट हो वो अच्छी तरह से हो, राइट? And the third important part is land reforms. So what does it say? Land reforms, rural development. अच्छे से सुना, rural development ensures effective implementation of land reforms such as sealing on land holding. Sealing on land holding मतलब अगर कोई एक अमीर आदमी गांव में समझो एक गांव में 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन वाला एक गांव है, एंड एक बहुत ज्यादा अमीर इंसान है, वो क्या करता है, पूरी की पूरी 100 एकड़ जमीन खरीद लेता है. सो उससे क्या हो जाता है, वो अकेला खेती करता है, बाकी सब एज गुड एज उसके गुलाम जैसे हो जाएंगे, राइट? लैंडलेस हो जाएंगे, टेनेंट्स हो जाएंगे. सो ये भेदभाव कम करने के लिए जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग होना जरूरी है कि एक आदमी इस गांव में 10 एकड़ ही खरीद सकता है, राइट? सो उससे क्या होता है, उससे उसके पास कितना भी पैसा हो, बट वो 10 एकड़ ही खरीद सकता है. उससे क्या होता है, बाकी जो लोग हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. जैसे आईपीएल का ऑक्शन ले लो, जो आईपीएल का ऑक्शन है, अगर असली पैसों से बात आ जाए तो अंबानीज, अदानीज या फिर जो बिरलाज है, सब अपना रियल पैसा लगाने लगे. सो जो न्यू कमर्स है, जो ज्वाइंटली ओन करते हैं किसी आईपीएल टीम को, दे आर फाइनेंसेस लेके किसी आईपीएल टीम को ओन करते हैं, तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है. सो एवरीवन गेट्स अ पर्स ऑफ सर्टेन अमाउंट. वैसे ये जो है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, एवरीवन गेट्स अ पर्स ऑफ इतना ही एकड़ आप जमीन ले सकते हो. इससे अगर आप आगे लोगे तो आपको इतना इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, या फिर अलाउड नहीं होगा, या फिर उस ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर आप ले सकते हो, इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नहीं ले सकते. तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, रेगुलेशन ऑन रेंट, ये बहुत सही सी बात है, राइट? अगर कोई डिमांड कर दे लैंड का रेंट, फॉर एग्जांपल 80,000 1 लाख रुपए रेंट में डिमांड करे, बट उस जगह का रेंट 20,000 ही हो, 25,000 ही हो, तो वो इलीगली रेंट नहीं मांग सकता. तो उसमें रेगुलेशन होना चाहिए कि ये जो लैंड है वो कहाँ पड़ती है, राइट? रूरल एरिया में या अर्बन एरिया के नजदीक है, तो उसके हिसाब से उसका रेंट कितना होना चाहिए, राइट? सो रेगुलेशन होना चाहिए रेंट के ऊपर. एंड प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट. अगर एक इंसान है, समझो सुमित है, तो वो 20 साल से उसी जगह पर खेती करता है, उसका लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है, उसके बच्चे का फ्यूचर या फिर उसका खुद का फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है. अगर कल उसका ओनर आता है और कहता है निकल जाओ कल से, सो वो अचानक से सड़क पे आ जाएगा, राइट? उसके पास करने के लिए और कोई चीज नहीं रहेगी. सो जो टेनेंसी राइट है वो टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है. अनफॉर्चुनेट तो नहीं बोल सकता, इलीगल या फिर इलीगल इवेंट से जो टेनेंट्स है उन्हें, जो ओनर्स है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स है उसका होना जरूरी है. दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी. उससे क्या होता है, इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो जाता है. किसी को भी अर्थ से किसी को भी अचानक फर्श में नहीं ला सकते हो आप, किसी को भी आप दबा नहीं सकते हो, किसी का भी आप हक नहीं छीन सकते हो.
किसी की भी लैंड चुरा नहीं सकते हो. सो दैट्स व्हाई लैंड रिफॉर्म वाज इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि है ये सब चीजें. बट गांव में जाने के लिए रोड ही अच्छी नहीं है यार, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर जो पानी वगैरह आता है बट खेतों में छोड़ने के लिए मशीनरी का जो है, मोटर के लिए लाइट ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है, राइट. अगर अच्छी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? इट विल हैपन एट अ पेस ऑफ बहुत स्लो पेस से डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल भी हम कह सकते हैं जिस युग में हम रह रहे हैं, राइट. सो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन द बेसिक फैसिलिटी सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशन. सो सोलर का आप सोलर बिठा सकते हो. जब तक गांव में बिजली जो है एमएससीबी से नहीं जाती है, तब तक वी कैन टेक प्रोविजंस टू इंस्टॉल सोलर, राइट. फिर रोड कनेक्टिविटी हो, अच्छे से रोड हो जाए जिससे किसान जो है वो अपना खेती का जो माल है, जो फूड ग्रेन्स है, वो मंडी तक लेके जा सके या फिर सिटीज तक लेके जा सके. इरिगेशन फैसिलिटीज हो, राइट, अच्छे से पानी आ जाए, मोटर फैसिलिटीज सब हो जिससे खेती करने में आसानी हो, राइट. सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स भी आते हैं, राइट, वो भी एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है. पोस्टल एक्टिविटीज, पोस्ट ऑफिस हो गाँव में, राइट, जिससे इंफॉर्मेशन अच्छे से अवेलेबल हो. आई गेस ये भी आता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे अच्छा इंटरनेट हो गाँव में, कनेक्टिविटी अच्छी हो. अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, राइट. व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोना लर्न हियर? इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. जो लोन है, जो आई गेस हाँ, जो लोन है, क्रेडिट है, वो तो कम से कम दर से कम इंटरेस्ट रेट पे या फिर वाजिब रीजनेबल इंटरेस्ट रेट से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए मिले, फार्मर्स को मिले. रूरल डेवलपमेंट आल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ of financial institutions such as primary agricultural cooperative credit society, regional rural banks, cooperative banks. This is vital for providing subsidized credit facilities to the farmers. जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं रहती है वो लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? उनके मशीनरी से, राइट. व्हाट आर द मशीनरीज? इट्स द बैंक, मोस्ट प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उस गांव में होना जरूरी है, जिससे जो सरकार से योजनाएं आती है वो गांव वाले जो खेती कर रहे हैं, राइट, जो फार्मर्स है वो उन्हें एक्सेस कर सके, राइट. सो दिस इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, राइट. सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सीधा वी कैन राइट इट डाउन एज टू गेट लोन एट रीजनेबल रेट, सब्सिडाइज रेट पर मिलना चाहिए. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. अगर ये सारी चीजें हो जाती है साइमल्टेनियसली, या फिर साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है? पॉवर्टी क्या हो जाती है? इरेडिकेट हो जाती है. पॉवर्टी अपने आप खत्म होने की कगार तक है, फिर उसकी ओर बढ़ जाएगी, राइट. जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है या क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ह्यूमन लाइफ है, तो वो प्रोग्रेस करेगी, जिससे क्या होगा? पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाएगी. सो ये सारी चीजें जब होने लगेगी तो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दिस हेल्प्स टू इरेडिकेट द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. आर यू गेटिंग इट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया. What is called as agricultural credit in India? It is not talking about industrial loan, it is not talking about commercial loan or any other kind of loans or any kind of credit. It is talking about agricultural credit in India. Agricultural credit का मतलब जो है, agricultural credit is an important prerequisite for agricultural growth. Agricultural growth के लिए जो सबसे important, जो सबसे प्राइमरी चीज है वो क्या है? एग्रीकल्चरल क्रेडिट. क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जो फार्मर्स है उनकी इनकम इतनी नहीं रहती है, सो जाहिर सी बात है सेविंग्स जो है वो भी उनकी जो है पर्याप्त जो सेविंग्स चाहिए एग्रीकल्चर नेक्स्ट एग्रीकल्चरल साइकिल के लिए, वो उनके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है. सो
उन्हें लोन की सख्त जरूरत होती है, राइट। कोई कोई फार्मर्स को लोन की सख्त जरूरत होती है फॉर द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल साइकिल, राइट। सो एग्रीकल्चरल पॉलिसी हैज बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस टू द सेक्टर। एडिक्वेट जितना चाहिए, जितना उस फार्मिंग के लिए लगता है उतना उसे लोन मिल जाए, एंड उससे टाइम पे लोन मिल जाए, ना कि क्योंकि टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल। अगर बारिश निकल जाए या फिर उसका जो प्लोइंग का टाइम है या फिर सीड सोइंग का टाइम है, उससे आगे पीछे अगर हो जाए तो सीड्स के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो टाइमली फाइनेंस एज वेल एज adequate as well as timely finance to the sector. Rural credit system assumes importance because most of the Indian rural families savings are inadequate. जैसे मैंने पहले कहा था, सेविंग्स जो है वो inadequate होती है, राइट। सो टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन्हें किस चीज की जरूरत होती है? एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जरूरत होती है, राइट। उन्हें किस चीज की जरूरत होती है? एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जरूरत होती है। सो लेट्स सी कि किस किस प्रकार का एग्रीकल्चरल क्रेडिट होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जो टाइम के हिसाब से क्रेडिट दिया जाता है एंड जो पर्पस के हिसाब से क्रेडिट दिया जाता है। टाइम के हिसाब से जो होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है एंड लॉन्ग टर्म होता है। जो 2 साल या उससे कम वाले जो होते हैं उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म। जो 2 साल से लेके 5 साल तक होते हैं उसे कहा जाता है मीडियम टर्म, एंड जो 5 years एंड अबाउ जो होते हैं उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म, राइट। जो प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव वो हम बाद में देखेंगे। सो टेन्योर के बारे में यह कहा जाता है क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लोन, एंड 3 टाइप्स। शॉर्ट टर्म, इट रेफर्स टू द लोन नॉट एक्सीडिंग 2 years. इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कल्टिवेटर। और ये क्यों लिया जाता है? ये क्यों लिया जाता है? फर्टिलाइजर्स के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए, मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ रिलीजियस और सोशल सेरेमनी। ये टाइम का भी एग्जांपल है एंड ये जो है अनप्रोडक्टिव भी है। इसी में शॉर्ट टर्म में भी 2 हमें चीजें देखने मिलती है। ये जो है प्रोडक्टिव है और ये जो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर ये अनप्रोडक्टिव है। ओके, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में बाद में समझाने वाला था, बट एग्जांपल ही ऐसा आया। जो रिलीजियस है उससे पैसा जनरेट होता है? नहीं। जो सोशल सेरेमनीज हम करते हैं, बर्थडे पार्टीज करते हैं या फिर मैरिजेस करते हैं, उससे इनकम जनरेट होता है? नहीं। सो इट इज नॉन इकोनॉमिक, सो इट इज अनप्रोडक्टिव एज फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सो ये भी पता चल गया प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम टर्म। इट इज फ्रॉम अप टू 5 years। अप टू 5 years मतलब 2 years के नीचे तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, तो 2 से 5 year तक क्या हो जाएगा? मीडियम टर्म हो जाएगा, राइट। So these are financial requirements. These are the financial requirements to make improvements in land like buying cattle, agricultural equipment, digging up of canals. ये थोड़ी बड़ी चीजें होगी, लाइक थोड़ी महंगी चीजें होगी। सो इसके लिए जो है पेमेंट के लिए किसान को 2 से ज्यादा साल लगते हैं, बट 5 से ज्यादा साल नहीं लगते। सो ही टेक्स द लोन अप टू 5 years फ्रॉम द ईयर 2 years। ओके, एंड लॉन्ग टर्म लोन, इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा खर्चा रहता है, राइट। दीज लोन्स आर फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 years। लाइक किसी ने ट्रैक्टर बाय कर लिया, राइट। किसी ने परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड। परमानेंट इंप्रूवमेंट्स का मतलब हम कह सकते हैं, राइट, कि पेड़ लगाना साइड से, या फिर कोई शेड बांधा है उस लैंड पे, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कोई शेड बांधा है, या फिर वहां पर कुआं खोदा गया है, फॉर फिश फार्मिंग एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड। एंड पर्पस के हिसाब से अगर देखा जाए, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जस्ट कीप इन द माइंड, प्रोडक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, प्रोडक्टिव मीडियम टर्म भी हो सकता है, प्रोडक्टिव लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अनप्रोडक्टिव शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ये भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है शॉर्ट टर्म है तो प्रोडक्टिव ही होगा, लॉन्ग टर्म है तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव होगा। इट इज नॉट दैट। मतलब अगर शॉर्ट टर्म है तो प्रोडक्टिव हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें, ये जो हर प्रकार का लोन है ये इन दोनों में हो सकता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज, वो जो शॉर्ट टर्म में आता है, राइट। सो इसी प्रकार से अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों हो सकते हैं। प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड,
परचेज ऑफ ट्रैक्टर, लैंड वगैरह वो सब चीजें। एंड जो अनप्रोडक्टिव लोन है, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट इज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन एंड अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एग्जांपल, लोन फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ मैरिजेस, रिलीजियस सेरेमनीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया के जो सोर्सेस क्या होते हैं, कहां से लिया जा सकता है ये लोन, राइट। सो आप नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से भी ले सकते हो या फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से भी ले सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस? लेट्स पुट सम लाइट अपॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। सो व्हाट आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस? सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, तो पहली बात, फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। मतलब वो ऐसा कहते हैं कि 40% से ज्यादा जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोसाइटी है इंडिया में। सो उसके अंदर क्या क्या आते हैं, लाइक मनी लेंडर्स आ जाते हैं, मनी लेंडर्स, या फिर जो मतलब जो साहूकार रहते हैं, वो हायर रेट्स पे इंटरेस्ट लेके, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट्स, या फिर आपने किसी अपने फ्रेंड से लिया या फिर रिलेटिव से लिया आपने लोन, सो दैट कम्स अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, राइट। So the interest charged by these non-institutional lenders are usually very high, but obviously बात है, साहूकार लोन देगा तो the percentage ज्यादा रहता है। मतलब 100 रुपए की अगर चीज है, आपको वहां से 90 रुपए मिल जाएंगे, राइट। वो 100 रुपए की चीज अगर आप वहां पर गिरवी रखते हो, बट उस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा लगता है। वही अगर आप बैंक्स वगैरह के पास जाते हो तो 100 रुपए की चीज के बदले में वो आपको 65 रुपए देंगे या फिर 70 रुपए देंगे, बट जो कंपैरेटिवली जो इंटरेस्ट रहता है वो कम लेते हैं, राइट। सो ऐसी सही सी बात है, राइट। आपको पता चल गया व्हाट आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल, द लैंड और एसेट आर केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बट ऑब्वियसली बात है, an important sources of non-institutional sources credit societies are money lenders, other private sources, traders, landlords, commission agents and everything, okay. Let's move on to institutional sources. Let's move on to institutional sources. So what are these institutional sources? Institutional sources के बारे में अगर हम बात करने जाए तो which are formed under some act या फिर which are formed by the recognition of the government या फिर कंपनीज एक्ट या फिर स्पेशल एक्ट, जो भारतीय जो संविधान है या फिर भारतीय न्याय संहिता है उसके अंडर जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर को पास करके हुए जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अगर ऊपर से देखा जाए तो नाबार्ड के बारे में बताया गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड आपने देखा होगा, राइट, पुणे में उसका वो संचेती के पास आप अगर देखने जाओ तो वहां पर ऑफिस है, राइट। इट इज एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एग्रीमेंट, ये आपने बाद में सीखेंगे। नाबार्ड के बारे में रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स रहेगा, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स जैसे अपना एसबीआई वगैरह हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ लेट्स गेट इनटू डिटेल अबाउट दिस। सो लेट्स प्राइमरीली फोकस अपॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो मेन पॉइंट है। The general policy on agricultural credit society has been one of the progressive institutionalization aimed for providing timely and adequate credit. Okay, timely and adequate credit मिलने के लिए जो है इंस्टीट्यूशनल का जो गठन किया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया है बहुत सारी चीजों का, टू फार्मर्स इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है ट्रैक्टर्स का यूसेज करना हो उन्हें, या फिर बहुत सारे मशीनरीज का यूज करना हो, या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाई यील्ड जो है सीड्स का यूज करना हो उन्हें, उसके लिए उन्हें लोन की जरूरत हो, या फिर प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द small and marginal farmers, but obvious other weaker section to enable them to adopt modern technologies, right, and improved agricultural practices has been major part of the policy, right. So following are some of the financial sources, I mean institutional sources, I'm sorry, for agricultural credit in India. So first is NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, राइट, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। इसका गठन कब हुआ है?
when it is established on July 12th 1982, जुलाई 12th 1982। तब उसका पेड अप कैपिटल कितना था? 100 करोड़ था। और उसका ओनरशिप जो था नाबार्ड का जो ओनरशिप था वो 50-50 था। आधा आरबीआई के पास था, आधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। इन द ईयर 1982 जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ था। कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट। इसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताने जाऊं, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमने आचार पापड़ का जो एग्जांपल लिया था, स्विमिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था, राइट। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज मतलब एक घर में जो बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं, मटके बनाए जाते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री उन्हें कहा जाता है। विलेज इंडस्ट्री, पूरे गांव मिलके कोई चीज बनाता, प्रोडक्ट बनाता हो एंड उसका प्रोडक्शन के लिए पूरे गांव को लोन दिया जा सकता है। या फिर हैंडीक्राफ्ट्स का आप अच्छे से मतलब समझते रहेंगे, राइट। जो एक इंसान अपने हाथों से बनाता है, राइट। जैसे अगर मटके पर जो कलाकारी होगी, या फिर अलग अलग प्रकार से कोई फेदर्स से कोई कुछ बनाता है, या फिर रस्सियों से कोई कुछ बनाता है, या फिर बीड्स से कोई कुछ बनाता है। सो पर्सनल लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है दैट्स कॉल्ड एज हैंडीक्राफ्ट्स। तो उसके लिए अगर लोन मिलना हो सो वो नाबार्ड के पास जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू 2018 जो स्टैट्स है, तब उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल था वो 10,580 करोड़ हुआ है। मतलब 100 करोड़ से 10,000 करोड़ तक उसकी बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो कॉन्सिक्वेंट टू द रिवीजन इन द कॉम्पोजिशन, ये जो कॉम्पोजिशन उनका था उसमें रिवीजन हुआ है। वो कैसे रिवीजन हुआ है? सो नाउ द शेयर ऑफ कैपिटल बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिया एंड नाबार्ड एंड आरबीआई। नाबार्ड टुडे इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये जो 50 आरबीआई का था एंड ये जो 50 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, ये अभी पूरा 100% किसके अंडर आ गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ओनरशिप नाबार्ड का हुआ है, राइट। फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी बात अच्छे से ध्यान में रखना, राइट। रूरल कोऑपरेटिव credit institution, the rural credit cooperative may be further divided into short-term credit cooperatives and long-term credit cooperatives. Rural cooperative credit institution ये आगे जाके कौन से दो चीजों में बढ़ जाती है? पहली तो है short term and second one is long-term credit cooperative societies. Okay, so moving forward, जो short term जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव का सिंपल सा एग्जांपल पुणे डिस्ट्रिक्ट पीडीसीसीबी जो बैंक है, पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का अगर हम एग्जांपल लेने जाए, राइट। सो कुछ नहीं, मतलब इसके डिटेल में जाने में कोई अर्थ भी नहीं है। जस्ट बाय हार्ट इट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो होती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए मेन जो है इनका एम रहता है। rather than going to HDFC, Axis Bank, those are commercial banks, but these banks are more oriented or more facilitating towards agricultural activities, right? So एग्रीकल्चर जो फार्मर्स वगैरह है वो इन्हें प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, राइट। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई। और जो लॉन्ग टर्म के बारे में अगर हम बात करने जाए, so these cooperatives meet long term credit requirement। जो हमने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन के बारे में सीखा था, सो those were limited up to जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सोसाइटीज है। जब लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती है, लाइक above 5 years and all, so these cooperative banks meet the long term credit requirements of the farmers and are organized at 2 levels। ये जो लॉन्ग टर्म है इसमें 2 भाग है, जो कि है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, एंड जो सेकंड वन है वो है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं, पैक्स के बारे में, ये पैक्स ही है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चरल नहीं, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक्स।
These are banks operate at a village level as an independent unit. And जो state bank agriculture cooperative agricultural bank है, these bank operate at a state level through the branches in different villages. इसके branches different villages में रहते हैं एंड ये इंडिपेंडेंटली एक विलेज में एक्ट करती है, राइट? किसी बैंक का एक विलेज में होना या फिर किसी बैंक का स्टेट में होना और विलेज में उनके ब्रांचेस रहना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान में रखना, राइट? जो एक अकेला बैंक है वो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, एंड जो स्टेट में बैंक है एंड उसके ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, उसके बाद में आते थे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय एस्टेब्लिशिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, जैसे एसबीआई हो गया, यू नो, एचडीएफसी हो गया, ये क्या हो गए? कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, राइट? और ये जो रीजनल रूरल बैंक्स है, जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक हुआ, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, बहुत बहुत महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक हुआ। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस बैंक्स, ये जो बैंक है रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड बैंक एंड एस्टेब्लिश अंडर आरआरबी एक्ट। मैंने जो कहा था, तो किसी एक्ट के अंतर्गत इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, या फिर कोई बैंकिंग रेगुलेशन या फिर कोई अलग रेगुलेटरी बॉडी है उनके इनके ऊपर। सो दोज आर कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। So these RRBs cater to the needs of rural people, rural poor. RRBs are set up as rural-oriented commercial banks with low-cost profile and cooperatives, but with professional discipline and modern outlook of commercial bank. ये एक प्रकार से क्या क्या है? कमर्शियल बैंक का ही एक रूरल ओरिएंटेड वर्जन है, राइट? कमर्शियल बैंक में जो डिसिप्लिन रहता है, जो प्रोफेशनलिज्म रहता है, वही है, बट एट अ लो कॉस्ट प्रोफाइल, with a low cost profile of cooperatives. Okay, so ये बात अच्छे से समझ में आई? अगर कोई भी डाउट हो, प्लीज बी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट? जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो बैंक्स ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर रूरल क्रेडिट, हाउएवर स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस देम because of the borrower unfriendly product and procedures in inflexibility and delay, right? इसका कहना क्या है, जो बैंक्स है, जो बाकी के बैंक्स है, ये कंसेशनल रेट, इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट तो दे देती है, राइट? बट इसमें क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स है वो एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बोरोवर अनफ्रेंडली होते हैं, कभी कभी यू नो टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती है, या फिर जमीन गिरवी रखो, या जो बोरोइंग जो है वो एक अनफ्रेंडली तरीके से हो जाती है, राइट? टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं होते, टर्म्स एंड कंडीशंस आर यू नो एट बेसिकली लीनिंग टुवर्ड्स द बैंक, राइट, rather than lean towards the agricultural societies like farmers. जो अनफ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स लॉन्गर प्रोसीजर्स होते हैं, यू नो, या फिर टाइम लग जाता है उन्हें, टाइमली प्रोसीजर्स होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब यू नो कोई चीज का रिक्वायरमेंट है तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है। एंड हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या फिर लोन पास करने के लिए जो फीस वगैरह लगती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, बोथ लेजिटिमेट एंड इलीगल, राइट? जो लोन पास करने के लिए, या फिर ये कहना चाहता है कि लोन पास करने के कभी कभी यार घूस देनी पड़ती है, या फिर यू हैव टू यू नो ब्राइब समवन और ऑल दोस थिंग्स, लेजिटिमेट या फिर इलीगल। कोई ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट भी हो सकती है बट हाई भी है, और किसी को यू नो इलीगल तरीके से भी पैसे देने की जरूरत पड़ सकती है। सो उस वजह से जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एनजीओज है, वो प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइडिंग अल्टरनेट मीन्स टू एनहांस एक्सेस टू द क्रेडिट बाय पुअर सिंस मिड 70s। ये क्या करते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो जो ये जो पुअर फार्मर्स है उन्हें इन सब लोन जो फैसिलिटीज है वो एक्सेस करने में मदद करती है, राइट? वो इन्हें एक्सेस करने में क्या करती है, मदद करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, राइट? चैप्टर जल्दी खत्म हो गया, बहुत छोटा था क्या? आपको अच्छे से समझ में आया, राइट?
If there are any doubts, do let me know in the comment section. Do like the lecture and share with all your friends, right? Any doubt, any silly doubt, do ask in the comment section. I will entertain all your doubts and I will explain it with as easy example, as simple example as I can, right? Do show your love by subscribing to the channel and commenting down that how do you like the lecture, or there are any errors in this lecture which should I fix, right? So let me know, please give the feedback, and have a great day ahead. Let's call it a day now. Have a great day ahead and happy studies.